हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइज़र। तो आज हम 27 अक्टूबर का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। एक्चुअली येस्टरडे आई वाज वेरी बिजी, जिसकी वजह से मैंने आपके कमेंट्स नहीं देखे। तो आज मैं आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंगली न्यूज़पेपर एनालिसिस में जो भी चेंजेस करना होगा तो आई विल डू द नेसेसरी चेंजेस। तो आप उसके लिए चिंता मत करो, वो सब मैं चेंजेस कर दूँगी। अब यहाँ पर फर्स्ट पेज पर सिर्फ एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये न्यूज़ मैं एक्चुअली आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। तो इंडिया में लगभग 34 करोड़ फेसबुक यूज़र्स हैं, लेकिन अभी इंटरनल डॉक्यूमेंट से ये पता चला जो फेसबुक है वो अपना 87% ऑफ द बजट यूएस में फेक न्यूज़ को टैकल करने के लिए यूज़ कर देता है, जहाँ पर सिर्फ 10% ऑफ द यूज़र्स हैं। इसके अलावा जो फेसबुक के विसल ब्लोअर हैं फ्रांसिस हेगन, जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स पेश किए, जिसकी वजह से ये पता चला जो फेसबुक का एल्गोरिथम है वो कितनी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन को प्रोपेगेट करता है। तो एक्चुअली यहाँ पर फेसबुक के एक रिसर्चर थे जो कि केरला में आए थे। उन्होंने अपना अकाउंट बनाया और उन्होंने ये पाया कि उनको जो कंटेंट यहाँ पर रिकमेंड हो रहा है वो बेसिकली यहाँ पर हेट स्पीच, प्रोपेगेंडा, मिस इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें उनको रिकमेंड हो रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहा है, जिसमें वो ये देखेगा कि यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स में इंडिया से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो भी रिवील की गई है उसको वो स्टडी करेगा और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक रिपोर्ट प्रिपेयर की जाएगी। और ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पर फेसबुक को कॉल करके ये बात पूछी जाएगी कि आपका ये एल्गोरिथम काम कैसे करता है, कि यहाँ पर लोगों को ज़्यादातर जो रिकमेंड किया जाता है वो मिस इन्फॉर्मेशन रिकमेंड की जाती है। इसके अलावा फेसबुक के पास रिसोर्सेज नहीं है जो कंटेंट हिंदी और बंगाली में है उसको बेसिकली फ्लैग करने के लिए, क्योंकि जो फेसबुक का एआई है वो सिर्फ 5 लैंग्वेजेस को ही समझता है और ह्यूमन रिव्यूअर्स फेसबुक के पास इतने हैं नहीं। तो द रिपोर्ट इज लाइकली टू बी प्रिपेयर्ड एंड फाइनलाइज्ड ओवर दिस वीक एंड कंटेन डिटेल्स सच एज हाउ फेसबुक फेल्ड टू चेक द स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एंड हेट स्पीच ऑन इट्स प्लेटफॉर्म इन इंडिया प्राइमरली बिकॉज इट डिड नॉट हैव द राइट टूल टू फ्लैग और मॉनिटर कॉन्टेंट इन हिंदी और बंगाली। तो यहाँ पर जो फेसबुक के पास रिसोर्सेज की कमी है, इसका जो एआई है वो हिंदी और बंगाली जैसी लैंग्वेजेस को नहीं यहाँ पर डिटेक्ट कर पाता है, जिसकी वजह से फेसबुक में ज़्यादातर मिस इन्फॉर्मेशन, हेट, प्रोपेगेंडा का स्प्रेड होता है, डिसेमिनेशन होता है। अब इस न्यूज़ में एक कमीशन की बात आई थी। अब यहाँ पर सेंटर से ये बात पूछी गई, ये जो आप ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए यहाँ पर जो अपने इनकम लिमिट 8 लाख रुपए सेट की है, ये आप इस डेटा पर पहुँचे कैसे? तो यहाँ पर सेंटर ने रिप्लाई किया है। तो सेंटर on Tuesday told Supreme Court that the rupees 8 lakh annual income eligibility for reservation of people from economically weaker sections in the NEET AIQ, तो नीट का ऑल इंडिया कोटा जो भी है इसमें ये पूछा गया कि आप ये 8 लाख की लिमिट पर पहुँचे कैसे। तो यहाँ पर सेंटर ने 2005 में एक कमीशन बनी थी उसकी बात की। तो 2005 में एक कमीशन बनी थी मेजर जनरल सिन्हो कमीशन। अब इस कमीशन ने बेसिकली ये बताया था जो ओबीसी के लिए अपने क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट रख रखा है कि 8 लाख लिमिट होनी चाहिए। यहाँ पर 8 लाख से जो भी कम कमाता है वो यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर में आ जाएगा और वो ओबीसी के कोटा का बेनिफिट उठा सकता है। ठीक है, और इस ही कमीशन ने ये बात इनको बोली थी कि आप यही लिमिट ईबीसी कैंडिडेट्स के लिए भी रख सकते हैं। तो यही लिमिट आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को आइडेंटिफाई करने के लिए भी रख सकते हैं। तो बेसिकली इस कमीशन का डेटा इन्होंने कोट किया है सेंटर ने यहाँ पर कोर्ट के सामने। तो दिस कमीशन हैड बाय इट्स रिपोर्ट ऑफ जुलाई 2010 अराइव्ड एट वेरियस कंक्लूजन। तो इस कमीशन ने ऐसा बोला था कि जो क्रीमी लेयर का आइडेंटिफिकेशन का क्राइटेरिया, वही क्राइटेरिया यूज़ कर सकते हैं ईबीसी फैमिलीज के लिए जो कि जनरल कैटेगरी में आती हैं। तो ऑल्टरनेटिवली द कमीशन रिकमेंडेड जो बीपीएल फैमिलीज है जनरल कैटेगरी की, अगर उनकी जो इनकम है वो टैक्सेबल लिमिट के नीचे है तो आप उनको ईबीसी में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सेंटर ने कोई भी नई स्टडी नहीं की थी इस 8 लाख के यहाँ पर लिमिट तक पहुँचने में। अब हम आगे चलते हैं। इस पेज पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, आप देख सकते हैं सिटी पेज पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। पूसा डिकम्पोजर हम डिस्कस कर ही चुके हैं पहले भी। अब यहाँ पर एक स्मार्ट सिटी 311 ऐप है जो कि बेसिकली सिटीजन्स यूज़ कर सकते हैं कंप्लेंट को रेज करने के लिए। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट है कि आइडेंटिफाई करेंगे एयर पोल्यूशन के इश्यूज़ को। तो प्रोजेक्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ इश्यूज रिलेटेड टू एयर पोल्यूशन विल बी लॉन्च्ड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट एमसीडी एंड द न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल फ्रॉम वेंसडे ऑनवर्ड्स। तो प्रोजेक्ट जो कंप्राइज कर रहा है उसमें एक स्मार्ट सिटी 311 मोबाइल ऐप भी है। आगे चलते हैं। अब महाराष्ट्र जो है वो दिल्ली का जो एजुकेशन मॉडल है उसको अडॉप्ट करने की बात कर रहा है। तो यहाँ पर था महाराष्ट्र वुड अडॉप्ट दिल्लीज एजुकेशन मॉडल। तो फॉर एग्जांपल कभी कभी क्वेश्चन आता है कि एजुकेशन में क्या रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, तो आप एनईपी की सारी बातें लिख सकते हैं, दिल्ली एजुकेशन मॉडल की बातें लिख सकते हैं, क्योंकि बेसिकली दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम काफ़ी अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें आप कोड कर सकते हैं। तो ये आप बेसिकली ऑन द फिंगर टिप्स आप कुछ पॉइंट तो पहले से याद कर लो। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम की बात की गई तो दिल्ली गवर्नमेंट का ही प्रोग्राम है। तो बेसिकली बच्चों को पहले कुछ सीड कैपिटल दी जाएगी। फॉर एग्जांपल 2000 रुपये दे दिए, फिर उनको बोला जाएगा आप इससे कोई बिजनेस आइडिया प्रपोज करो और उस बिजनेस आइडिया से प्रॉफिट कमाने की कोशिश करो। तो बेसिकली बच्चों में बिजनेस कल्चर यहाँ पर बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है एट अ वेरी यंग एज। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा मॉडल ऑफ स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस है, फिर देशभक्ति करिकुलम है। आज एक आर्टिकल भी आया देशभक्ति करिकुलम पे, वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारी बातें, आगे चलते हैं। ये पेगासस का जो इशू था, तो पेगासस के इशू पर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि वो यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट प्रोब कराएंगे।
तो सेंटर ने हर तरीके की यहाँ पर एलिगेशंस को डिनाई किया है कि उन्होंने कोई भी इलीगल सर्विलांस नहीं करा है। तो सेंटर ने अनइक्विवोकली डिनाइड ऑल एलिगेशंस रिगार्डिंग इलीगल सर्विलांस एंड अर्ज द कोर्ट टू अलाउ इट टू कॉन्स्टिट्यूट अ कमेटी। तो यहाँ पर सेंटर ने ये बोला था कि उनको एक कमेटी बनाने दें, कि सेंटर खुद की एक कमेटी बना ले, लेकिन सीजीआई ने ये बोला कि नहीं, हम एक कमेटी बनाएंगे। तो सीजीआई वाइल हियरिंग अ मैटर हैड हिंटेड दैट कोर्ट विल अपॉइंट अ कमेटी। तो यहाँ पर जो कोर्ट है वो कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स बनाएगा। तो ऑल्दो द कोर्ट आस्क्ड, अब कोर्ट ने यहाँ पर ये पूछा सेंटर से कि आप कोई एफिडेविट सबमिट करना चाहते हैं। तो सेंटर ने बोला नहीं, हमें कोई एफिडेविट सबमिट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है, इसीलिए वो यहाँ पर कोई भी पब्लिक एफिडेविट सबमिट नहीं करना चाहते हैं। तो सेंटर सेड द इशू वाज फ्रॉट विद क्वेश्चंस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड हेंस इट डिड नॉट वांट टू पुट डिटेल्स इन अ पब्लिक एफिडेविट। तो बेसिकली ये लोग एफिडेविट सबमिट करेंगे, लेकिन कमिटी ऑफ डोमेन एक्सपर्ट्स को करेंगे, जो कि फाइनली यहाँ पर सबमिट कर देगा रिपोर्ट टू द कोर्ट। तो अभी इस मैटर में और डेवलपमेंट्स होंगे तो हम डिस्कस कर लेंगे, अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी नहीं। अब यहाँ पर 1-2 दिन पहले मैंने आपको न्यूज़ पढ़ाई थी कि इंडिया में जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की कितनी ज़्यादा कमी है। तो यहाँ पर सीजीआई एनवी रमना ने इस बात को बताया था कि जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ज़्यादा कम है। फॉर एग्जांपल टॉयलेट्स नहीं है, सेपरेट टॉयलेट्स नहीं है फॉर लेडीज़ एंड जेंट्स, ये सारी प्रॉब्लम है। अगर जुडिशियल ऑफिसर्स की यहाँ पर सेंक्शन स्ट्रेंथ देखो तो 24,000 है, लेकिन कोर्ट हॉल्स देखो तो सिर्फ 20,000 है, जिसमें से 620 रेंटेड हॉल्स हैं। बाकी 54% ऑफ कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस में ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ नहीं है, सिर्फ 5% के पास बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पर सीजीआई एनवी रमना ने एक बॉडी की बात की थी कि एक नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी बननी चाहिए, एक स्टैट्यूटरी बॉडी जो कि जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेगी। तो ये इन्होंने प्रपोजल भेजा था मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को, तो एक बॉडी बनने की बात की गई जो कि जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेगी। तो इंडिया में हमेशा जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक आफ्टर थॉट दे दिया जाता है, ठीक है बाद में देख लेंगे, जिसकी वजह से जो बेसिकली कोर्ट्स के स्ट्रक्चर वो काफ़ी डिलैपिडेटेड कंडीशन में, काफ़ी ख़राब कंडीशन में, जिसकी वजह से डिलीवरी ऑफ जस्टिस यहाँ पर अफेक्ट होती है। तो अब यहाँ पर बोला गया कि हम इस बात पर ध्यान देंगे, जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए जल्द से जल्द। तो यहाँ पर स्टेट्स को इन्वाइट किया गया है। जो स्टेट्स हैं वो बजट का कुछ पोर्शन प्रोवाइड करते हैं सब ऑर्डिनेट जुडिशरी के लिए। तो ऑल दो स्टेट्स प्रोवाइड फॉर बजट्स ऑफ सब ऑर्डिनेट जुडिशरी। एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम भी रन की जाती है, 1993 से ही रन की जा रही है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। इसके अलावा यहाँ पर बात की गई इस स्कीम के अंदर ही कि हम लॉयर्स हॉल्स बनाएंगे, टॉयलेट कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे, डिजिटल रूम्स बनाएंगे। एक और ऑनलाइन सिस्टम है जो कि जियो टैगिंग कर देगा एसेट्स की। अब जियो टैगिंग एसेट्स की हो जाएगी तो वो ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि एफिशिएंट होगा। उसका नाम रखा गया नया विकास। तो यहाँ पर जो भी एसेट्स बनेंगे उनकी अगर जियो टैगिंग हो जाएगी तो बेसिकली काम मॉनिटर करना बहुत आसान हो जाएगा, कि आसानी से मॉनिटर कर सकते हैं कि काम कहाँ तक पहुँचा, यहाँ पर कितना स्ट्रक्चर बन गया। तो ये आप याद रखना, नया विकास क्या है। तो अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री एन ऑनलाइन सिस्टम विद जियो टैगिंग कॉल्ड नया विकास हैज़ बीन सेटअप फॉर मॉनिटरिंग वर्क। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक केस मैनेजमेंट टूल्स प्रोवाइड किए जाएंगे जुडिशरी को, ताकि यहाँ पर ई फाइलिंग एप्लीकेशन वगैरह आसान हो सके। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी पॉलिसी चेंज की गई है। तो अब पीएसयूज़ को भी ओपन मार्केट में यहाँ पर कॉम्पीट करना पड़ेगा टेंडर के लिए। तो पब्लिक सेक्टर कंपनीज इंक्लूडिंग दोज ओन्ड बाई रेलवेज विल हैव टू कम्पीट इन द ओपन मार्केट विद द प्राइवेट सेक्टर। तो यहाँ पर अगर रेलवे कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए भी यहाँ पर जाना है पीएसयूज़ को, तो बेसिकली इनको भी कॉम्पिटिशन में पूरी तरीके से पार्ट लेना पड़ेगा, इनको कोई प्राइस एडवांटेज नहीं मिलेगा। तो रेलवे की जो पॉलिसी थी 2019 से पहले जो थी, तो दैट हैड मैंडेटेड द रेलवे बोर्ड। तो इससे पहले की जो पॉलिसी थी वो ये मैंडेट करती थी, जो रेलवे बोर्ड है वो पहले स्क्रीन करेगा जो भी यहाँ पर टेंडर आए बाय द पीएसयूज़। फिर विनिंग पीएसयू वो जो टेंडर है फिर वो एक्चुअल मार्केट में लेकर जाएगा टेंडर, और वहाँ से जो एक्चुअल वर्क डन कराना उसके लिए यहाँ पर टेंडर अपलोड करेगा। लेकिन यहाँ पर पीएसयू को प्राइस एडवांटेज मिलता था। तो दिस पॉलिसी हैड बीन इन प्लेस सो दैट रेलवेज कुड गेट सम प्राइस एडवांटेज, और कॉम्पिटेटिव बिडिंग में इनको ज़्यादा फायदा हो जाता था। लेकिन अब यहाँ पर प्राइस एडवांटेज और ये सब इनको नहीं मिलने वाला है। जो पीएसयूज़ ने यहाँ पर जो भी पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शनिज्म को एंजॉय किया, अब वो सब खत्म होने वाली है, क्योंकि इनको भी बेसिकली सारे बिडर्स के साथ यहाँ पर टेंडर के लिए आना पड़ेगा। तो रेलवेज चेंज पॉलिसी, पीएसयूज़ टू नाउ कॉम्पीट इन ओपन मार्केट फॉर टेंडर्स। हम आगे चलते हैं। ये कुछ ड्राफ्ट रूल्स है, अभी ये ड्राफ्ट रूल में है तो बस हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी मोटरसाइकिल राइड कर रहा है, तो अगर कोई पिलियन राइडर है और वो बच्चा है 4 साल से कम का, तो यहाँ पर जो स्पीड है उसको 40 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं करना। इसके अलावा क्रैश हेलमेट वेयर करना है। बच्चे को सेफ्टी हार्नेस से यहाँ पर एक्चुअली सेफ्टी हार्नेस लगा दिया जाएगा जो भी यहाँ पर राइड कर रहा है, ताकि जो बच्चे की सेफ्टी यहाँ पर मेंटेन रहे। अब इसके लिए यहाँ पर पब्लिक रिकमेंडेशंस मांगे हैं इस ड्राफ्ट के लिए। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं थी, ठीक है, हमने डिस्कस कर ली। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर केरला का एक स्किल मिशन प्रोग्राम है। तो केरला मनरेगा मिशन लॉन्च द ट्रेनिंग प्रोग्राम मिकावू। अब यहाँ पर जो लोग हैं उनको स्किल दी जाएगी। तो मिकावू क्या है? मिकावू का मतलब एक्सीलेंस होता है। तो केरला टू ट्रेन 1 लाख वर्कर्स फॉर स्किल्ड जॉब्स। तो मिकावू आपको पता होना चाहिए मिकावू।
अब ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर हम डिस्कस कर लेते हैं। द फार्मर्स चैलेंज। तो एक्चुअली आप मुझे बता देना जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती मैं उसको ऑल टुगेदर बिल्कुल स्किप कर दिया करूँ क्या, या फिर मैं पढ़ा दिया करूँ। और इसके अलावा आप एक बात मुझे और बताना कि मैं चाहती हूँ कि स्टैटिक पोर्शन उसके साथ इंक्लूड कर लूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात की गई, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात की गई है, तो क्या ऐसे वर्ड्स हैं तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, या फिर आपने स्टैटिक पोर्शन अपना पूरी तरीके से कवर कर रखा और आपको ऐसे स्टैटिक टर्म्स को समझने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको आता हो कि आपने अपना स्टैटिक पोर्शन कवर कर रखा हो, लेकिन अगर नहीं कवर किया तो मैं एक्चुअली इंक्लूड कर सकती हूँ। अब यहाँ पर द फार्मर्स चैलेंज। अब इस आर्टिकल में ये बताया गया है जो प्रोटेस्ट है वो मूवमेंट में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। अब यहाँ पर जो फार्मर्स का एजिटेशन चल रहा था, बीच में लखबीर सिंह की किलिंग हो गई जिसको निहंग सिक्स ने बेसिकली मार दिया, उसके हाथ पैर चॉप ऑफ करके मार दिया। तो ऐसा ना हो किसी एजिटेशन में, और वो एजिटेशन जो है वो आसानी से मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाए, उसके लिए क्या क्या होना चाहिए। तो हाउ कैन लॉन्ग ड्रॉन एजिटेशंस एंड मूवमेंट्स इन द मेकिंग इंश्योर। तो यहाँ पर और ये जो एजिटेशंस है वो कैसे इंश्योर करें कि उनके बीच में ऐसे वो सेबोटाज ना हो जाए। फॉर एग्जांपल रिपब्लिक डे में वायलेंस हो गया था, फिर यहाँ पर लखबीर सिंह की किलिंग होगी, तो ऐसी सारी चीज़ें ना हो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर ऑथर ने बेसिकली 3 पाथवेज बताए हैं जिसकी वजह से जो फार्मर एजिटेशन है जो कि इन पाथवेज को अडॉप्ट करके एक मूवमेंट में कन्वर्ट हो सकता है। तो पहला ये कि लीडर होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसा लगता है कि नहीं, डेमोक्रेसी इंश्योर करने के लिए कि हमारा जो मूवमेंट है बहुत डेमोक्रेटिक है, यहाँ पर जो मूवमेंट्स है वो ये प्रेफर करते हैं कि उसमें लीडर ना हो, लेकिन लीडर होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इट अपीयर्स रोमांटिक टू हैव एन एलिमेंट ऑफ स्पॉन्टेनिटी एंड वॉलंटरिज्म। तो ऐसा बहुत अच्छा लगता है कि हमारा जो मूवमेंट है वो लीडरलेस है, यहाँ पर कोई लीडर नहीं है, सब अपने एक एक्चुअली एक्टिव यहाँ पर लीडर है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक ट्रूली लीडर होना चाहिए। तो लीडर्स themselves savor this element because of the sense of democracy that it instills into the agitation। तो बेसिकली वो ये यहाँ पर एश्योर करना चाहते हैं जो हमारा मूवमेंट है वो प्योरली डेमोक्रेटिक और इसमें कोई लीडर नहीं है, जिसकी वजह से ज़्यादातर मूवमेंट्स को लीडरलेस दिखाया जाता है। लेकिन लीडर होना ज़रूरी होता है वो इसीलिए क्योंकि वो ऑर्डिनरी पार्टिसिपेंट को एम्पावर करता है। ये देयर मस्ट बी लीडरशिप, तो लेकिन उसके बाद भी लीडरशिप होनी चाहिए जो कि एजेंसी ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं, जो कोऑर्डिनेशन है, बेसिकली कोऑर्डिनेशन यहाँ पर बना के रखे ताकि जो एनार्की है वो मूवमेंट में ना आ पाए। दूसरी बात ये, जो लीडरशिप होती है उसके लिए प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसको अपना जो विजन है उसको ब्रॉड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि शेतकारी संगठन की बात की गई है, तो महाराष्ट्र में जब शेतकारी संगठन का यहाँ पर पूरे हेडेज चल रहे थे, तब वहाँ पर फार्मर्स को एजुकेट किया जा रहा था और भी ज़्यादा इश्यूज़ को, जैसे कि विमेंस एम्पावरमेंट के बारे में उनको यहाँ पर बताया जा रहा था। तो इससे क्या होता है, इससे जो और भी सेक्शंस होते हैं, तो यहाँ पर जो विमेन का सेक्शन है वो भी इस मूवमेंट से खुद को ज्वाइन कर सकता है, खुद को यहाँ पर वो अटैच महसूस करेगा। तो यहाँ पर विजन बढ़ाने की ज़रूरत होती है। तीसरी बात यहाँ पर ये बोली गई है कि यहाँ पर यूनिटी दिखाने की ज़रूरत होती है। तो जो फार्मर्स मूवमेंट है वो यूनिटी दिखा रहा है, फॉर एग्जांपल टू द डिफरेंट सेक्शंस, जैसे कि यहाँ पर जाट मुस्लिम यूनिटी की बात की गई थी। तो ऐसा हो रहा, अगर यहाँ पर सारे सेक्शंस के यहाँ पर इश्यूज इकट्ठे होते हैं तो जिसकी वजह से जो मूवमेंट होता है उसका सोशल बेस बढ़ जाता है। जब मूवमेंट का सोशल बेस बढ़ जाता है तो एक एक्चुअली वो लार्जर सोशल सिस्टम का काम करता है जिससे सारे सेक्शन सिंपथाइज कर सकते हैं। तो जो एजिटेशन इस मैग्नीट्यूड का होता है, जो फार्मर्स मूवमेंट है वो काफ़ी लार्ज मैग्नीट्यूड का है, तो बहुत आसान होता है कि उसमें वॉयलेंस हो जाए। तो ऐसे वॉयलेंस को रोकने के लिए ज़रूरी यहाँ पर लीडरशिप होना, उसका विजन ब्रॉड होना, और तीसरी बात यह कि हर सेक्शन के इंटरेस्ट को सर्व करे वो। और फॉर एग्जांपल NTCA एजिटेशन था, वो मूवमेंट तक पहुंच गया था, उसने ऑब्जेक्टिव के पास ही था, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, जुडिशरी ने उस एजिटेशन को बेसिकली ख़त्म करा दिया। तो यहाँ पर गवर्नमेंट के पास कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो एजिटेशन को एंड करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एंटी माइनॉरिटी सेंटीमेंट जनरेट कर दे, फिर पैंडेमिक आ गया था, और इसके अलावा जुडिशरी ने एक्टिवली उस एजिटेशन को ख़त्म करा दिया। लेकिन फार्मर्स के एजिटेशन में जुडिशरी के इंटरवेंशन के बाद भी जो एजिटेशन है वो ख़त्म नहीं हो पाया है। तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं था पर हमने डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, इंडिया में कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, तो हम उसे कैसे कम कर सकते हैं। अब जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है वो रिपोर्ट बंद कर दी गई क्योंकि ये ऐसे कुछ एलिगेशंस आ रहे थे कि उसमें डेटा को मैनिपुलेट किया जाता है, चाइना की रैंकिंग बढ़ाई जाती है, ऐसे कुछ आ रहे थे यहाँ पर चार्जेस, जिसकी वजह से यहाँ पर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बंद कर दिया। अब इंडिया में हम कोशिश तो कर रहे हैं, हम उस स्टेप पर भी हैं कि हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो सके। फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स में कट किया गया है, गति शक्ति लॉन्च किया गया है, एयर इंडिया का यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, एसेट मोनेटाइजेशन प्लान लेकर आए हैं, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन को हटा दिया गया, PLI स्कीम लेकर आए हैं, लेबर रिफॉर्म्स कर रहे हैं। तो हम बेसिकली कोशिश तो कर रहे हैं कि हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो सके, लेकिन फिर भी कम नहीं है। क्यों? एनर्जी कॉस्ट हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है और रेगुलेटरी ओवरलोड हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। ये दोनों प्रॉब्लम्स के साथ साथ एक तीसरी प्रॉब्लम इंफ्रास्ट्रक्चर की भी है, जो कि बेसिकली अब एड्रेस होगी प्राइम मिनिस्टर गतिशक्ति प्रोग्राम के द्वारा। अब एनर्जी कॉस्ट और रेगुलेटरी ओवरलोड कैसे ज़्यादा वो हम देखते हैं। अगर फ्यूल और पावर कॉस्ट भी ले लें तो डीजल प्राइजेस जो इंडिया में वो लगभग 20% ज़्यादा हैं देन दोज इन चाइना, और 40% ज़्यादा हैं देन दोज इन US। यहाँ तक कि बांग्लादेश से तो 72% ज़्यादा। तो हमारी फ्यूल और पावर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो इसको कम कैसे किया जा सकता है? अगर हम फ्यूल्स को GST में इंक्लूड कर दें
तो एक्चुअली अगर फ्यूल की कॉस्ट ज़्यादा भी हो तो यहाँ पर जो बिजनेसेस हैं वो इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम कर सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कॉस्ट थोड़ी कम हो सकती है। अगर यहाँ पर कॉस्ट कम हुई तो बेसिकली इनपुट कॉस्ट कम हो जाएगी, इनपुट कॉस्ट कम हो जाएगी तो प्रोडक्ट अपने आप ही यहाँ पर सस्ता दिखेगा और कॉम्पिटेटिव हो सकता है। दूसरी बात इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट भी इंडिया में बहुत ज़्यादा है। तो प्राइस फॉर बिजनेसेस इन इंडिया लगभग 7 to 12% ज़्यादा है विज़ दोज इन द यूएस, बांग्लादेश और चाइना। तो इसको कम करने की ज़रूरत है। जो कोल प्रोड्यूसर्स हैं वो इनकम टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी जीएसटी में नहीं आता, तो यहाँ पर बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी को भी जीएसटी में डाला जा सकता है। तीसरी बात ये, जो कोल फ्रेट कॉस्ट है उसको ज़्यादा रखा जाता है। कोल फ्रेट कॉस्ट इसीलिए ज़्यादा रखी जाती है ताकि जो पैसेंजर का फेयर है उसको सब्सिडाइज़ किया जा सके। तो बेसिकली जो रेलवे वो क्या करता है, वो क्रॉस सब्सिडाइजेशन करता है। यहाँ पर जो लोगों को ट्रैवल करने का किराया होता है वो तो कम रखता है, लेकिन यहाँ पर जो फ्रेट को ट्रैवल करने का किराया होता है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से यहाँ से ज़्यादा किराया जो लोगों के लिए कम किराया है उसको यहाँ पर सब्सिडाइज़ किया जा सके। तो यहाँ पर उसके किराए के द्वारा दूसरे के किराए को सब्सिडाइज़ करने की कोशिश की जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो फ्रेट कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाती है। तो हमारे यहाँ फ्यूल ज़्यादा है, पावर कॉस्ट ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो हमारे एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर्स हैं जैसे कि स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट, ये यहाँ पर कॉम्पिटिटिव नहीं हो पा रहे हैं। तो इनकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि हमें ये फ्यूल कॉस्ट कम करनी है और साथ ही हमें पावर कॉस्ट कम करनी है। तीसरी बात, इंडिया में रेगुलेटरी लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं। मतलब अगर यहाँ पर आपने एक स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शुरू किया जिसमें सिर्फ एक प्लांट है और 500 एम्प्लॉयज़ हैं, उसको भी लगभग 750 कंप्लाइंसेस से यहाँ पर कंप्लाई करना पड़ता, 60 एक्ट्स के अनुसार रेगुलेट करना पड़ता। तो इतना सारा कंप्लाइंस बर्डन है, तो इस कंप्लाइंस बर्डन को कम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि ज़्यादा कंप्लाइंस बर्डन होता है तो उसकी वजह से ऑपरेशनल और फाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ जाती है। इसीलिए बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं वो कोशिश करती है कि वो इनफॉर्मल सेक्टर में ही काम करें, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर वो फॉर्मल सेक्टर में चली जाएंगी तो यहाँ पर उनको बहुत सारे एक्ट से कंप्लाई करना पड़ेगा। तो जो मेजॉरिटी ऑफ दीज कंप्लाइंसेज हैं वो स्टेट के द्वारा आते हैं, स्टेट के एक्ट्स के द्वारा आते हैं। तो यहाँ पर सेंटर क्या कर सकता है, सेंटर एक कैरेट और स्टिक फ्रेमवर्क को यूज़ कर सकता है जिसमें जो स्टेट्स हैं उसको फिस्कल इंसेंटिव दे अगर वो इसके अकॉर्डिंग कुछ काम करे, कुछ यहाँ पर रेगुलेटरी आर्किटेक्चर को यहाँ पर रैशनलाइज करने की कोशिश करे, तो यहाँ पर जो सेंटर है वो उनको कुछ इंसेंटिव्स दे सकता है। अब ये आर्टिकल वैक्सीन पे था कि हमने यहाँ पर 100 करोड़ डोजेस दे ली, तो ये मैं डिस्कस नहीं करूँगी। अब ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये देशभक्ति करिकुलम आया दिल्ली में। तो यहाँ पर ऑथर ने सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये बताइए, जो भक्त्स हैं, तो एक्चुअली जब नाजिज़्म वाली जो यहाँ पर आइडियोलॉजी प्रमोट हुई थी, तो हिटलर की आइडियोलॉजी प्रमोट हुई थी, वो एक्चुअली भक्त ही थे नाजिज़्म की, क्योंकि उनकी फिर सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। तो वी मस्ट नॉट फॉरगेट दैट द भक्ट्स ऑफ नाजिज़्म, टोटलिटेरियन सोशलिज्म, ग्रीडी कैपिटलिज्म, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म एंड मिलिटरिस्टिक नेशनलिज्म हैव गिवन अस वर्ल्ड फिल्ड विद न्यूक्लियर वेपन्स। और इनकी वजह से ही ऐसी दुनिया बन गई यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स है, सर्विलांस की टेक्नोलॉजीज़ है, साइकिक डम्बनेस है। तो भक्त एक्चुअली उसको यहाँ पर ऑथर ने डिफाइन किया है जो कि इवॉल्व नहीं होता है। तो इट इज़ नॉट रियली ए स्टूडेंट हु कंटिन्यू इवॉल्व्स। बस उसको ये लगता है कि वो किसी भी चीज़ जो भी उसके अगेंस्ट जा रही, जो भी उसके थॉट्स के अगेंस्ट जा रही है, वो उसको सोचने समझने की कोशिश ही नहीं करता है। तो हमें अपने बच्चों को भक्त नहीं बनाना है, हमें अपने बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है। तो हमारी जो एजुकेशन होनी चाहिए वो एमेंसिपेटरी एजुकेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो दिल्ली का ये प्लान है कि देशभक्ति करिकुलम यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है, तो ये तो बेनल हो जाएगा। आप सिर्फ क्या करेंगे, जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे तो उनकी आप सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, आप उनके अंदर अगर कोई कमी हो गया वो तो बताएंगे नहीं, तो जिसकी वजह से एक आइडल इमेज डेवलप हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चों को जज करने देना चाहिए कि वो क्या समझते हैं। अब इसके अलावा ये यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब हमारे यहाँ एजुकेशन में कितनी प्रॉब्लम है वो देख लेते हैं। रोट लर्निंग है, एकदम रट्टाफिकेशन, सब कुछ आपको रटना है। इन्फ्लेटेड मार्क्स, कोचिंग सेंटर्स, इसके अलावा रेट रेस है कि टॉपर्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है, आप आईआईटी आईएम में नहीं गए तो आप फेलियर हैं, ऐसी बातें की जाती हैं। तो येट इट इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग डिसइंटेंटेड जनरेशन। इसकी वजह से जो जनरेशन वो डिसइंटेंटेड हुई जा रही है। अब ये जो रेस है कि आपको आईआईटी आईएम में जाना है, नहीं तो आप यूजलेस हैं, इसकी ये एक तरीके का वॉयलेंस ही है। फिजिकल वॉयलेंस नहीं है, लेकिन साइकिक वॉयलेंस तो आपके दिमाग पर तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डालता है। हमारे बच्चे डिज़र्व करते हैं कि हम उनको एक एमेंसिपेटरी एजुकेशन दें, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी जो हमारी दुनिया है वो बदल चुकी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कितने सारे इश्यूज चल रहे हैं, क्लाइमेट का इशू है, वॉर का इशू है। तो इन सारे इश्यूज़ में एक बच्चों के पास हीलिंग टच होना चाहिए। तो यहाँ पर ज़रूरत है कि उनको एमेंसिपेटरी एजुकेशन दे। तो विल द एजुकेशनिस्ट एंड पॉलिसी मेकर्स हु एडवाइज द दिल्ली गवर्नमेंट कम फॉरवर्ड विद द आइडिया ऑफ रेडिकल रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एजुकेशन रादर देन दिस पेट्रियोटिज्म मंत्रा। तो यहाँ पर ज़रूरत है कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को रीस्ट्रक्चर करें, ना कि पेट्रियोटिज्म मंत्रा शुरू कर दें जैसे कि देशभक्ति करिकुलम। आप इस व्यू से सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते हैं, टोटली ऑथर के व्यूज़ हैं। आपको बस पढ़ के अपनी एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी होती है कि आप कौन से पॉइंट के अगेंस्ट है और क्यों उसके अगेंस्ट है। हम आगे चलते हैं। यहाँ पर रिपोर्ट आई है। अब किसकी रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट का नाम क्या है? तो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रिपोर्ट टाइटल मैपिंग इंडियाज क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी, जो कि रिपोर्ट निकाली गई है बाय द क्लाइमेट कोलैबोरेटिव एंड एडेलगिफ फाउंडेशन।
तो ये रिलीज़ की गई है अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स बाय द काउंसिल और एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर, तो CEEW इसके द्वारा रिलीज़ की गई है और इसको और भी लोगों ने सपोर्ट किया जैसे कि इंडिया क्लाइमेट कोलैबोरेटिव एंड एडल की फाउंडेशन। अब इस रिपोर्ट से ये पता चला जो असम, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार है वो स्टेट्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होने वाले हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर। जो वेस्ट बंगाल, केरला है वो भले ही कोस्टल स्टेट्स हैं लेकिन उनका इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा अच्छा है जिसकी वजह से वो इतने ज़्यादा वल्नरेबल नहीं है। अब यहाँ पर इमरान खान और ये चाइना के प्रेसिडेंट इन्होंने दुनिया को बोला है कि यहाँ पर जो अफगानिस्तान है उसको ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड की जाए। तो पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एंड चाइनीज़ प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ऑन ट्यूसडे फॉर द फर्स्ट टाइम जॉइंटली अपील टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी कि यहाँ पर जो तालिबान रूल अफगानिस्तान है इनको इकोनॉमिक असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए, क्योंकि ये जो तालिबान है इसके सारे फॉरेक्स भी सब कुछ फ्रोज हो रखा है जिसकी वजह से इनके यहाँ एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ सकती है। चाइना ने $31 मिलियन एड दी है इनको, फूड और हेल्थ सप्लाईज दिए हैं। अब यहाँ पर जो कनाडा है वहाँ पर न्यू डिफेंस मिनिस्टर अपॉइंट हुई हैं जो कि इंडियन ओरिजिन है, तो इंडियन ओरिजिन कैनेडियन पॉलिटिशियन अनीता आनंद। अब जो यहाँ पर कनाडा में एक इशू है वो ये है सेक्सिज्म का इशू बहुत ज़्यादा है कनाडा के मिलिट्री में। तो कैनेडियन मिलिट्री इज़ फेसिंग इंटेंस पब्लिक एंड पॉलिटिकल प्रेशर टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन इट्स कल्चर एंड क्रिएट बेटर सिस्टम्स फॉर बोथ प्रिवेंटिंग एंड हैंडलिंग सेक्शुअल मिसकंडक्ट। तो यहाँ पर देखा गया जो कनाडा की मिलिट्री वहाँ पर बहुत ज़्यादा सेक्शुअल मिसकंडक्ट होता है। साउथ कोरिया में हमने ये देखा था, तो यहाँ पर जो मिलिट्रीज है तो मिलिट्री में बहुत ज़्यादा बाइस है, फीमेल को लेकर तो बहुत ज़्यादा बाइसनेस है, तो उसको कैसे कम किया जा सकता है। तो यहाँ पर जैसे कनाडा कुछ एक्शन ले रहा है वैसे ही एक्शंस लेने की ज़रूरत होती है। अब जो चाइना के प्रेसिडेंट है वो हो सकता है COP26 ना अटेंड करे जो कि ग्लासगो में होने वाली स्कॉटलैंड UK में। अब चाइना ने कुछ क्लाइमेट चेंज को लेकर मेजर्स तो अनाउंस किए थे कि जैसे वो 2060 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। इसके अलावा वो कोल के ऊपर अपनी डिपेंडेंस कम कर देगा, ओवरसीज़ कोल फाइनेंसिंग को बंद कर देगा। लेकिन अब चाइना जो है वहाँ पे एनर्जी क्राइसिस आ गई है, तो एनर्जी क्राइसिस में अब चाइना अगर ये बोले कि वो कोल की फाइनेंसिंग बंद कर देगा तो बेसिकली उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रहा है। तो हो सकता है वो इसीलिए ना अटेंड कर रहा हूँ क्योंकि वो कोई मेजर यहाँ पर अनाउंसमेंट कर नहीं सकते हैं। आगे चलते हैं। अब चाइना का न्यू बॉर्डर लैंड लॉ आया है तो वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर चाइना के लैंड लॉ में ये बात की गई है कि ये प्रोटेक्ट करेंगे कि जो इनके बॉर्डर एरियाज है वो एक्सप्लॉइट ना हो पाए। तो प्रोटेक्शन एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द कंट्रीज लैंड बॉर्डर एरियाज, लगभग चाइना 3488 किलोमीटर बाउंड्री जो है इंडिया के साथ वो तो डिस्प्यूटेड है ही। चाइना 14 कंट्रीज़ के साथ यहाँ अपना बॉर्डर शेयर करता है और लैंड बॉर्डर में इसके 2 कंट्रीज़ के साथ डिस्प्यूट है, एक तो इंडिया और दूसरा है भूटान। तो भूटान में वो डोकलाम वाला इशू चलता रहता है, फिर 7वीं सेंचुरी का भी इशू चलता रहता है। अब चाइनीज़ लॉ ये कहता है कि चाइना की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे अगर कोई भी इनकी टेरिटोरियल सॉवरेनिटी इंटेग्रिटी को बेसिकली हार्म करने की कोशिश करता है, और ये हर तरीके के मेजर्स लेंगे अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को सेफ गार्ड करने के लिए। बाकी इन्होंने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये डेवलपमेंट करेंगे। और एक बात इन्होंने ये भी बोली कि पहले ये कोशिश करेंगे जो इनके बॉर्डर इश्यूज़ हैं वो इक्वालिटी, म्यूचुअल ट्रस्ट और फ्रेंडली कंसल्टेशन के द्वारा सॉल्व हो सकें। तो चाइना का लगभग 22,457 किलोमीटर का बॉर्डर है जो कि 14 कंट्रीज़ के साथ ये शेयर करता है। इंडिया के साथ ये तीसरा सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करता है, सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करता है मंगोलिया, आफ्टर द बॉर्डर्स विद मंगोलिया एंड रशिया। उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा बॉर्डर यहाँ पे शेयर करता है इंडिया के साथ। तो इंडिया और भूटान के साथ 2 कंट्रीज़ के साथ इसके लैंड बॉर्डर्स डिस्प्यूटेड है, बाकी सी बॉर्डर्स तो बहुतों के साथ इसके डिस्प्यूटेड है। हर जगह आइलैंड को क्लेम करता है कि ये इसके आइलैंड है, पैरासल आइलैंड ले लो, स्कार्बोरो शोल आइलैंड ले लो। अब मॉडल बॉर्डर विलेजेस, ये चाइना क्या कर रहा है, चाइना विलेजेस डेवलप कर रहा है अलॉन्ग द बॉर्डर एरियाज, और वो जो विलेजेस है वो डुअल सिविल एंड मिलिट्री यूज़ है। वहाँ पर अभी तो इसने सिविलियंस को रख दिया लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो वहाँ पर मिलिट्री उसको यूज़ कर सकती है। तो ये इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा जा सकता है। तो ये जो चाइना है ये यूज़ करता है सलामी स्लाइसिंग टेक्निक। तो बेसिकली ये क्या करता है, छोटा छोटा एरिया लेता रहता है कंट्रीज़ को, और कंट्रीज़ को लगता है ठीक है छोटा एरिया, फिर क्या करता है ये और ज़्यादा एरिया लेने लगता है। तो हाउ दे कैन मेक डुअल सिविल एंड मिलिट्री यूज़ ऑफ दीज फैसिलिटीज़ एंड विलेजेस एंड वी हैव टेकन नोट ऑफ इट इन आवर ऑपरेशनल प्लानिंग। तो बेसिकली इंडिया ने इस बात का नोट लिया है कि चाइना कैसे डुअल सिविल और मिलिट्री यूज़ विलेजेस बना रहा है जो कि हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा सकते हैं। ये हम बिल्कुल। तो अब हम इकॉनमी वाला पेज डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक न्यूज़ है, ड्रोन डिलीवरीज अ स्टेप क्लोजर। तो यहाँ पर डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के बारे में बताया गया है। तो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म शेल कंटिन्यू टू बी द इंटरफेस फॉर गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स। तो किसी को भी ड्रोन ऑपरेटर को परमिशन या अप्रूवल लेना है तो बेसिकली इस प्लेटफॉर्म पर जाकर ले सकता है डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म। और जो भी सारे ड्रोन्स हैं एक्सेप्ट नैनो ड्रोन्स जो कि ग्रीन जोन में ऑपरेट करेंगे, उसके अलावा जो सारे ड्रोन्स हैं उनको अपनी लोकेशन शेयर करनी पड़ेगी विद द सेंटर। इसके अलावा यहाँ पर जो थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स हैं उनको कुछ शेयर देना पड़ेगा बाय दीज ड्रोन ऑपरेटर्स। तो यहाँ पर कुछ शेयर यहाँ पर दिया जाएगा थर्ड पार्टी ऑपरेटर्स को, और यहाँ पर कुछ शेयर यहाँ पर स्मॉल पोर्शन शेयर किया जाएगा विद द एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो आपको बस यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म पता होना चाहिए, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म, जो कि बेसिकली ड्रोन के अप्रूवल और परमिशन के लिए यूज़ किया जाएगा बाय द स्टेक होल्डर्स। हम आगे चलते हैं। यहाँ पर जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है वो स्टेप डाउन कर रहे हैं क्योंकि इनका जो टेन्योर है वो खत्म हो गया था। KV सुब्रमण्यम के यहाँ पर टेन्योर खत्म हो गया है। आगे चलते हैं हम। यहाँ पर जो
रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है और जो ग्लोबल ऑयल मेजर BP है, तो उनके बीच में एक जॉइंट वेंचर है जो कि बेसिकली काम करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस का। तो वो नेटवर्क बनाएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस का एंड बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस टू बिकम अ लीडर इन EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बेसिकली इनका वेंचर है ताकि ये यहाँ पर EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकें। और बाकी जो भी रिलायंस की पेट्रोलियम है उनको रीब्रांड कर दिया जाएगा जियो BP के नाम से। अब यहाँ पर जो सोशल मीडिया गाइडलाइंस है उनके लिए SOP अनाउंस की गई है। तो डिटेल्ड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर द प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड। अब इसके लिए SOP इशू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि एम्बिग्यूटी बहुत ज़्यादा आ रही थी। फॉर एग्जाम्पल श्रेया सिंगल केस में सेक्शन 66A ऑफ द IT एक्ट को जब स्ट्रक डाउन किया गया था तो ये बोला गया था कि कोई भी कॉन्टेंट अगर सोशल मीडिया से हटाया जाएगा तो वो तभी हटाया जाएगा जब कोर्ट ऑर्डर हो या तो किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर इस बात के ऑर्डर दिए अंडर सेक्शन 69A ऑफ द IT एक्ट। तो ना ही अगर सेक्शन 69A के अंदर कोई ऑर्डर इशू हुआ हो, ना ही यहाँ पर जो NCPCR ने बेसिकली यहाँ पर राहुल गांधी ने फोटो पोस्ट कर दी थी दलित गर्ल के पेरेंट्स की जिसका रेप हुआ था, जिसकी वजह से आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करनी थी लेकिन उन्होंने आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दी थी। तो अब यहाँ पर NCPCR ने इस बात का नोट लिया और ये बोला गया था यहाँ पर ट्विटर वगैरह को कि यहाँ पर आपको ये पोस्ट हटाना है। तो अब यहाँ पर ट्विटर को ये समझ नहीं आ रहा था, ट्विटर ने पोस्ट तो हटाया लेकिन NCPCR की गाइडलाइंस की वजह से नहीं हटाया, अपने इंटरनल रूल्स के अकॉर्डिंग हटाया। तो एन एग्जीक्यूटिव एट अ सोशल मीडिया कंपनी हैड देन टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट दैट एज पर द सुप्रीम कोर्ट, ये तो मैंने आपको बता दिया। तो दो ऑल 3 प्लेटफॉर्म्स रिमूव गांधीज पोस्ट, दे क्लेम्ड इट वाज डन बेस्ड ऑन द इंटरनल गाइडलाइंस, ना कि उन्होंने NCPCR के नोटिस की वजह से हटाया। तो यहाँ पर एम्बिग्यूटी बहुत ज़्यादा थी रूल्स में जिसकी वजह से यहाँ पर SOP इशू किया गया। बाकी आपको श्रेया सिंगल केस पता होना चाहिए जिसमें ये सेक्शन 66A ऑफ द IT एक्ट स्ट्रक डाउन कर दिया गया था। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आया। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।